आज की बात प्रारंभ करने हैं। वेट करें 2 मिनट, 2 मिनट का वेट करें। मैंने आपको सबसे लास्ट में अनिश्चित समाकलन, जिसका दूसरा नाम है प्रति अवकलन दृष्टि परिभाषा बताई थी। अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलन दृष्टि परिभाषा आपको बताई थी, चित्र अपन ने देखा था। आइए आप इस पर आधारित प्रमेय, विकास की पहले प्रमेय, फलनों के लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, आशा प्रमेय, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय। बहुत ही अच्छा प्रमेय, बहुत ही जो आपने देखा चले। और आज अपन पढ़ रहे हैं सम्मिश्र फलनों के समाकलन के, सम्मिश्र फलनों के समाकलन का मूल प्रमेय। कल आपने पढ़ा था कोशिका समाकलन प्रमेय, आज पढ़ रहे हो सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय। लिखो स्टेटमेंट, या तो पेपर में नाम से पूछा जाएगा कि सम्मिश्र फलनों के समाकलन के मूल प्रमेय तो लिखो उत्पत्ति कीजिए, और यदि पेपर में नाम से नहीं पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट से पूछा जाएगा। 2018 के पेपर में आया हुआ सब प्रमेय, लास्ट टाइम 2018 में आया था। लिखो स्टेटमेंट, लास्ट टाइम 2017 में आया था। माना प्रदेश जी में, माना प्रदेश जी में फलन एफ जेड, माना प्रदेश जी में फलन एफ जेड विश्लेषित फलन है। माना प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन है। माना प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन है। तथा प्रांत जी के स्मॉल ए बाई स्मॉल बी है। तथा प्रांत जी के 2 अवयव स्मॉल ए बाई स्मॉल बी है। माना प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन है तथा प्रांत जी के 2 अवयव ए व बी है। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू जी। तब सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ जेड डी जेड बराबर आई बी माइनस फाइव है। अब सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ जेड डी जेड बराबर फाइव बी माइनस फाइव है। यह हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। और इस समय जो प्रमेय पढ़ रहे हैं उसका नाम है सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय। तो जहाँ पाई जेड को फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, जहां फाई जेड को फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, जहां फाई जेड को फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, जहां फाई जेड को फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। देखो उत्पत्ति प्रूफ, उत्पत्ति प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी है, प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी है।
प्रदेश जी के अंतर्गत कोई सम्मिश्र तल जेड है। प्रदेश जी के अंतर्गत कोई सम्मिश्र तल जेड है। तल जेड के अंतर्गत कोई बिंदु जेड नोट है। तल जेड के अंतर्गत कोई बिंदु जेड नोट है। तल जेड के अंतर्गत कोई बिंदु जेड नोट है। माना सम्मिश्र तल जेड में कोई फलन एफ जेड। माना सम्मिश्र तल जेड में कोई फलन एफ जेड है। माना सम्मिश्र तल जेड में कोई फलन एफ जेड इस प्रकार विद्यमान है कि एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ टी डी टी। इस प्रकार विद्यमान है कि एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ टी डी टी। देखो इसको एक नंबर के लिए लाइन प्रदेश जी के अंतर्गत कोई सम्मिश्र जेड के अंदर कोई फलन एफ जेड है। फलन एफ जेड इस प्रकार है कि किस प्रकार है तुम्हारे सामने एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ टी डी टी। लाइन पलट के प्रमेय के अनुसार फलन एफ जेड का ए निश्चित समाकलन फलन एफ जेड का ए निश्चित समाकलन फाई जेड है। फलन एफ जेड का ए निश्चित समाकलन फाई जेड है। फलन एफ जेड का ए निश्चित समाकलन फाई जेड है। अर्थात फाई जेड बराबर एफ जेड प्लस टी। बेटा उन्होंने हिंदी में बोल रहे हैं कि फलन एफ जेड का निश्चित समाकलन फाई जेड है कि जब अपन एफ जेड का जो समाकलन करते हैं उसका जो उत्तर आता है उसको अपन फाई जेड से दर्शाते हैं। ये बात आप सब भैया बहन जानते हो कि जब समाकलन होता है तो उसके साथ अक्षर को तो जरूर जुड़ता है। तो इसी फॉर्मूला अपन बोल रहे हैं गणित में फलन एफ जेड का निश्चित समाकलन फाई जेड है। यानी जब एफ जेड कोई सवाल हो उसको हल करें, मान लीजिए फलन का पता हो तो उसका जो उत्तर है उसको फाई जेड से दर्शाएंगे। इतनी बात आप जानते हो समाकलन होने के बाद अक्षर भी जुड़ता है। दीजिए अपनी कॉपी में 2 नंबर नीचे देखो जहाँ के समाकलन स्थिरांक है। जहाँ के समाकलन स्थिरांक है प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी के 2 बिंदु ए व बी हैं। प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी के 2 बिंदु ए व बी हैं। प्रमेय के अनुसार प्रदेश जी के 2 बिंदु ए व बी हैं। तब समीकरण 2 के अनुसार फाई बी बराबर एफ बी प्लस टे। दे दो 3 नंबर। फाई ए बराबर एफ ए प्लस टे दे दो कॉपी में आप 4 नंबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फेस तो तुरंत बोलें। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर 3 में से 4 को घटा दीजिए। लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट। 3 में से 4 को घटा दें, जो डैमेज हो रहा है उसको डैमेज कर दें, बचा हुआ फिर तो उतार लें। बना लें, इसको तू 5 नंबर दे दे। तीन में से 4 को घटाने दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दे।
अब आइए पुनः बोर्ड देखें, ध्यान पूर्वक देखें। तो इसी प्रकार समीकरण 1 के अनुसार अपनी अपनी कॉपी का समीकरण नंबर 1 देखो सब भैया भाई, समीकरण नंबर आपकी कॉपी में चल रहा है, सब अच्छे देखो एक बार ध्यान से, ये तुम्हारी कॉपी का समीकरण नंबर 1 है और समीकरण ये तुम्हारी कॉपी का है, z बराबर इंटीग्रेशन z0 से z f dt। अपन ने बोला समीकरण 1, इसी प्रकार समीकरण 1 के अनुसार तो तुम्हें पता है समय z0 तो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु बोल, केंद्र बिंदु बोल, मूल बिंदु बोल, एक ही बात है। z तेरा चर बिंदु है, चर यानी चलने वाला, तो जहां जहां z है वहां पहले मैं b भर रहा हूं, यानी इस समय आपका जो चर बिंदु है वो क्या है, b है। बोर्ड देखते रहिए। इसी प्रकार समीकरण 1 के अनुसार, ये समीकरण 1 के अनुसार मैंने टर्म सेट कर दी, इसको मैंने दे दिया 6 नंबर। इसी प्रकार f बराबर z0 से f की dt, इसको दे दे बेटा तू 7 नंबर। f भी तैयार, f तैयार। समीकरण 6 में 7 से समीकरण 5 में मान रखने पर, 6 में 7 से 5 में मान रखने पर बोर्ड देख रहे निरंतर है, नजर डाल ले बोर्ड पर है। एफ बी का मान z0 से b, एफ टी डी टी बोर्ड दे बड़ा स्टेन, IB माइनस फाइव चल रहे हैं, z0 से b चल रहे हैं, एफ की डी टी चल रहे हैं। तुम्हें मैंने कई बार बता दिया कि समाकलन का गुणधर्म तो आपसे कहता है लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दें, लोअर को अपर में बदल दें, अपर को लोअर में बदल दें, तो न्यूमेरिकल मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है। ए से z0 एफ की डी टी चार्ट कर देना, समाकलन के गुणधर्म 2 के अनुसार है और गुणधर्म 2 पर आपको बताया कि समाकलन का गुणधर्म 2 आपसे कहता है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दें, तो न्यूमेरिकल मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह उसका क्या होता है, बदल जाता है। लो स्टेट, और यह मैंने लोअर को अपर में बदल दिया, अपर को लोअर में बदल दिया और चिन्ह भाग माइनस से जगह प्लस हो गया। IB माइनस फाइव के लगातार चलता हुआ, z0 से b लगातार चलता हुआ, f की dt लगातार चलता हुआ। जब अपन लिमिट करते हैं तो कैसे बढ़ते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना सब भैया में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर b प्लस का है, z0 माइनस का होता है, क्योंकि बोलने का तरीका क्या होता है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, b माइनस z0, यहाँ पर z0 माइनस का है, जबकि यहाँ पर माइनस लोअर, यहाँ z0 प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा। तो बचा क्या, ए से बी एफ टी डी टी, बढ़ाओ स्टेप। ठीक है, तो इसी प्रकार IB माइनस फाइव है, IB माइनस फाइव है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और नीचे दो चीज, ये था बहुत ही बेहतरीन क्रम है, 2007 के अंदर पहली बार पूछा गया। इसी प्रकार ये लाइन आपने जहाँ तक कि वहाँ पर दिया x, तो जैसे t की तरह x था तो d की तरह क्या कर दिया dx। चलिए आप 8वीं क्लास से समाकलन करते हो, और समाकलन का पहला गुणधर्म आपसे कहता है यदि किसी निश्चित समाकलन में किसी चर राशि के स्थान पर अन्य चर राशि ले ली जाए, यदि किसी निश्चित समाकलन में किसी चर राशि के स्थान पर अन्य चर राशि ले ली जाए, तो समाकलन के न्यूमेरिकल मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है। एक गुणधर्म जो अभी आपने यूज करा, और एक गुणधर्म जो आप प्रतिस्थापन विधि में लेते हो कि यदि किसी निश्चित समाकलन में किसी चर राशि के स्थान पर अन्य चर राशि ली जाए,
तो समाकलन के मान पर और प्राप्त परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था बहुत अच्छा प्रमेय जो 2018 के अंदर पूछा गया था। देखिए बेटाओं, इस समय चल रहा है कोशिका समाकलन, और जो कोशिका समाकलन चल रहा है इसके 6 नंबर चलते हैं 12वीं क्लास में। आपको बोल के बताऊँ, लिखवा नहीं पाऊँ क्योंकि 12वीं क्लास का यहाँ पूरा फॉर्मेट लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर 12वीं क्लास में आप पे चलते हैं। पहला नंबर होता है यदि किसी निश्चित समाकलन में किसी चर राशि के स्थान पर अन्य चर राशि ले ली जाए तो समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नीट एंड क्लीन बात है बेटा। ये मुझे पता है कि चर x के स्थान पर चर t लेते हैं तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ढूंढना नंबर तो आपको बताया यदि किसी निश्चित समाकलन में अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दे, लोअर को अपर में बदल दे तो लिमिट का मान तो वही रहता है, परंतु स्ट्रक्चर में जाते हैं। ढूंढना नंबर 3 आपसे कहता है मान लीजिए आपको ए से बी जाना हो, लेकिन ए से बी लाइट करता है बीच में से, यानी ए से बी में सी लाइट करता है। तो बोलने का तरीका होता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। बोलने का तरीका होता है आपको बताया कि ए से तो सी चले, ए से तो सी चले और सी से बी चले, ए से सी चले सी से बी चले तो वापिस ए से बी जुड़ेगा। तो ये आपने देखा कि ए से बी चले और बी से सी चले कोई, और मैं आपकी जो पहचान में आती है तो बोर्ड पर देखो ए से सी चले सी से बी चले, यानी ये अपर में लोअर में दोनों कटकाएं में ए से बी जुड़ जाएगा। क्लियर लाइन? तो ये तीसरा गुणधर्म था जो आपने देखा, पहला दूसरा तीसरा 3 गुणधर्म जो आप करते हो। चौथा गुणधर्म आज क्लास में चलते हैं कि यदि मान लीजिए निश्चित समाकलन आपके पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो सवाल को जल्दी पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपर और लोअर को जोड़ के उसमें से बीजों गुणन घटा सकते हो। ये भी 12वीं क्लास का गुणधर्म नंबर 4 है कि आपको जरूरत पड़े तो आप अपर और लोअर को जोड़ दो और दोनों को जोड़ के उसमें से आप एक्स को घटा दीजिए, तो भी सवाल आपका जल्दी पूरा होता है। और गुणधर्म नंबर 5 जो आगामी प्रमेय में अपना यूज होगा, गुणधर्म नंबर 5 हमारे क्लास का करते हैं, सुन लो ध्यान से। यदि 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स हो, यदि 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स हो, 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स एंड 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। गुणधर्म नंबर 5 कहता है आपसे कि यदि लोअर लिमिट 0 हो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कुछ भी हो, लेकिन अपर लिमिट में किसी फॉर्म के साथ एन हो, एन का मतलब होता है रंग में कोई भी नंबर, नंबर का मतलब होता है कोई भी संख्या। यदि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट के साथ कोई भी नंबर हो तो उस नंबर को आगे ला सकते हैं। फिजिक्स में एन को अपूर्णांक से दर्शाते हैं, फिजिक्स में भी ये गुणधर्म चलता है, वहाँ एन का हम लोग अपूर्णांक होता है या एन का हम लोग नंबर होता है। दूसरी बात, इस एन में जरूरी नहीं है कि अपर में ही हो, ये फॉर्म ये भी हो सकती है। ये फॉर्म ये भी हो सकती है कि लोअर लिमिट एन है, अपर लिमिट 0 है, तो एन के आगे ले लो और जो एन को आगे आपने लिया तो ये एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नंबर होता है। एक गुणधर्म नंबर 5 जो आप यूज करोगे आगे आने वाली प्रमेय में, और एक होता है गुणधर्म नंबर 6 सम और विषम का। तो जिन जिन गुणधर्मों की अपने को जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे प्रमेय के अनुसार मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए आज का नेक्स्ट प्रमेय, दूसरा प्रमेय, आज का नेक्स्ट प्रमेय, यदि किसी प्रदेश जी में, यदि किसी प्रदेश जी में कोई फलन एफ जेड, कोई फलन एफ जेड विश्लेषित फलन है, कोई फलन एफ जेड विश्लेषित फलन हो, यदि किसी प्रदेश जी में, प्रदेश का होता है प्रांत, यदि किसी प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो तो एन निश्चित समाकलन
यदि प्रदेश जी में कोई फलन एफ जेड हो, विश्लेषित फलन हो, तो n से समान फलन इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ जेड डी जेड प्रदेश जी में बिंदु जेड 0 व जेड, बिंदु जेड 0 व जेड को मिलाने वाले, बिंदु जेड 0 व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होते हैं। बिंदु जेड 0 व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। बिंदु जेड 0 व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। इन्होंने बोला है कि हम आपसे प्रदेश दे रहे हैं, प्रदेश जी में कोई फलन दे रहे हैं, फलन विश्लेषित दे रहे हैं, तो समाकलन जेड 0 से जेड एफ जेड डी जेड को मिलाने वाला जो पथ है, उसमें जो बिंदु है जेड 0 जेड मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। तो आइए किस तरह होता है इसकी उत्पत्ति अपन लिखें। बोर्ड पर आप सब भैया में ध्यान रखें। उत्पत्ति प्रूफ। माना प्रदेश जी है, माना प्रदेश जी है, माना प्रदेश जी के अंतर्गत, माना प्रदेश जी के अंतर्गत जेड 0 व जेड कोई दो बिंदु है। माना प्रदेश जी के अंतर्गत जेड 0 व जेड कोई दो बिंदु है। माना जेड 0 स्थिर बिंदु है व जेड चर बिंदु है। माना जेड 0 स्थिर बिंदु है व जेड चर बिंदु है। माना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, माना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले दो वक्र C1 व C2 है। माना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले दो वक्र C1 व C2 हैं। देखो इस तरह सपोज कीजिए प्रदेश है, सपोज कीजिए इसमें एक बिंदु जेड 0 है, एक बिंदु आपका क्या है जेड है, और इनको मिलाने वाले मान लीजिए दो वक्र है C1 C2। वक्र का मतलब होता है कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। प्रदेश जी है, उसमें दो वक्र आपको दिख रहे हैं C1 C2, उसका एक स्थिर बिंदु जेड 0 है, चर बिंदु आपका जेड है, और इन दोनों को मिलाने वाले वक्र C1 C2 है। बेटा ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा C1 C2, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको बताया क्या बना देते हैं, एक तंतुर का निर्माण कर देते हैं। ये उस समय की स्थिति है जब तंतुर बढ़ता रहता है, जब तंतुर अंडर प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो दोबारा सुनो। माना प्रदेश जी है, माना प्रदेश जी के अंतर्गत तो दो बिंदु जेड 0 व जेड है। माना जेड 0 स्थिर बिंदु है व जेड चर बिंदु है। माना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले दो वक्र C1 व C2 है। माना ये दोनों वक्र मिलकर, माना ये दोनों वक्र मिलकर, माना ये दोनों वक्र मिलकर किसी सरल समृद्ध तंतुर की रचना करते हैं। माना ये दोनों वक्र मिलकर किसी सरल समृद्ध तंतुर की रचना करते हैं। माना वह तंतुर C है, माना वह तंतुर C है, अर्थात तंतुर C एफ जेड डी जेड बराबर तंतुर C1 एफ जेड डी जेड प्लस तंतुर C2 एफ जेड डी जेड।
कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बराबर कंट्रोल सी वन एफ जेड डी जेड प्लस कंट्रोल सी टू एफ जेड डी जेड। यदि यदि इन दोनों वक्रों में से वक्र का मतलब C1 C2, यदि इन दोनों वक्रों में से किसी एक वक्र की विपरीत दिशा कर दी जाए, यदि इन दोनों वक्रों में से किसी एक वक्र की विपरीत दिशा कर दी जाए, इन दोनों वक्रों में से किसी एक वक्र की विपरीत दिशा कर दी जाए, माना जिस वक्र की विपरीत दिशा दी जाए वह C1 है, माना जिस वक्र की विपरीत दिशा दी जाए वह C1 है, वह C1 है। तब समीकरण एक निम्न होगा, तब समीकरण एक निम्न होगा। पलट दीजिए सब बच्चे, C1 की दिशा को विपरीत कर दीजिए, यानी माइनस ले लीजिए, स्टेप को बढ़ा लीजिए। दिक्कत आए तुरंत बताएं, अपनी कॉपी में 2 नंबर बनाए। देखो माना हम जानते हैं ओसी के समाकलन प्रमेय के अनुसार ओसी के समाकलन प्रमेय के अनुसार जो तनाव में लिखा था, हम जानते हैं ओसी के समाकलन प्रमेय के अनुसार कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बराबर 0। हम जानते हैं ओसी के समाकलन प्रमेय के अनुसार कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बराबर 0। आपने प्रूफ करा था, किस तरह हुआ था 0, इसको दे दो 3 नंबर। समीकरण 3 से यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से यह मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में भर दीजिए, इसे अपनी को क्या 4 नंबर दीजिए। यहां तक कोई स्टेप परेशान कर रहे तो बोलिए। या बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था 0 to NaFX dx। मैंने बोला था 0 to NaFX dx, मैंने ये बोला था चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, समाकलन का रुंधन दिया जाता है कि यदि किसी भी फलन की लोअर लिमिट में या अपर लिमिट में किसी भी लिमिट के साथ कोई ऋण की संख्या है तो उसमें आगे ला सकते हैं, फ्रंट में ला सकते हैं। ये आगे लिया है मैं इसको, फ्रंट में लाया मैं इसको। तो मेरे पास जो समीकरण 4 है उसमें भी मैं ये गुंडम लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्या समीकरण 4 को मैं ऐसे लिख दूं? तो पहले तो मुझे बताओ आपको कोई दिक्कत है क्या? बढ़ा ले स्टेम, देख ले बोर्ड, पूछो यहाँ तक जल्दी से। ये विषय का पैटर्न पलटा और अब ये गुंधम ले जाओ, ये गुंधम यहाँ यूज होता हुआ n का मतलब माइनस ए, एन ए दिख रहा है, एन आगे आएगा, बड़ा ले से ले गुंधम 5 बार क्लास का और ये माइनस आगे आ गया। किस तरह आया रीजन आपके सामने, गुंधम आपकी मेमोरी में सेट होता हुआ। दिक्कत बोले कोई बात कंसल्ट करनी है, कंसल्ट कर लें, जा कर लें, बोर्ड को देख लें, फिर बढ़ा लें, जा कर लें,
C1 को उधर ले जा, प्रश्न बना ले। ये चल रहा है, इसको चलने दे। दोनों बराबर हो गया, देख लें। दोनों बराबर हो चुका है, देख लें। नीचे आते हैं, आते हैं। आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि Z0 तथा Z को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश फलन FZ के समाकलन का मान है। फलन FZ के समाकलन का मान समान होता है। अर्थात यह समाकलन केवल Z0/Z पर निर्भर करता है। अर्थात यह समाकलन केवल Z0/Z पर निर्भर करता है, जिसके फलस्वरूप इंटीग्रेशन Z0 से ZFZ प्रदेश G में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। नीचे देखो, इति सिद्धम, ये था बहुत बेहतरीन प्रमेय, अच्छा प्रमेय जो आपने देखा था। दोनों ही प्रमेय अच्छे हैं जो आपने पढ़े। कोशी का समाधान प्रमेय जो कल आपने पढ़ा, बहुत अच्छा प्रमेय था, बहुत ही बढ़िया प्रमेय था जो कल आपने पढ़ा। उसके बाद क्या बोलते हैं, कल जो सवाल था वो बहुत अच्छा सवाल था। आज आपने महत्वपूर्ण 2 प्रमेय पढ़े, लेकिन दोनों प्रमेय में यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया प्रमेय सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, सबसे अच्छा प्रमेय यही है। सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय बहुत अच्छा प्रमेय जो आज अपने पढ़ा। 2018 के पेपर में पहली बार आया था सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, जो आपने देखा काफी अच्छा प्रमेय था, बढ़िया प्रमेय था जो आपने पढ़े। क्लियर? आज के दोनों प्रमेय में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसान प्रमेय आपके, कोई हर नहीं है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अपन बड़ा प्रमेय कल जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है पवासुरा समाकलन सूत्र, और उसको अपन कल पढ़ेंगे।